आज हम आपके पेपर BECC 133 प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज का वीडियो आप एंड तक देखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए अगर आपको गेस्ट पेपर्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com पर जाकर के परचेज कर सकते हैं। गूगल पे जाके आपको सिंपली ये नाम टाइप करना है तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर इस बॉक्स में आपको जाकर के अपना पेपर कोड डालना है, ठीक है। जैसे ही आप अपना पेपर कोड डालेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में जो गेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं वो आपको दिख जाएंगे। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ऑप्शन चूज़ कीजिए और इस तरह से कुछ पेज सामने आएगा। यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करके आप पेपर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से पेपर्स परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारा नंबर भी अवेलेबल है जो कि है 9580023321। इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप इन गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। इन गेस्ट पेपर्स की हेल्प से आप इजीली 90 अप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और मेरी आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें एज वेल एज हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। इन दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं विथ अवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ outline the steps involved in estimation of national income by income method. How is income method different from value added method in national income estimation? Also list the precautions to be kept in mind while measuring the national income using the income method. तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमें बात करनी है नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करेंगे विथ द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। और इनकम मेथड जो है वो यूज़ करते वक्त कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो सबसे पहले तो इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त आपको सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि एक इकोनॉमी में अवेलेबल होते हैं उन सभी को आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि वेजेस हो गए, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, ठीक है। इन सभी को आप ऐड अप करेंगे। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, ठीक है। आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम। उसमें सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस। जो भी एंटरप्राइजेस हैं किसी भी कंट्री में, ठीक है, जो कि हैं इंडस्ट्रीज़, फार्म्स हो सकते हैं, बिजनेसेस हो सकते हैं, इन सभी को आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और इन एंटरप्राइजेस को आपको क्लासिफाई करना है इन द 3 सेक्टर्स विच आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी। इन तीनों सेक्टर्स में सबसे पहले तो आप क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ क्लासिफाई द फैक्टर इनकम्स। अब ये सारे एंटरप्राइजेस जो आपको डिफरेंट वेज में इनकम देते हैं, ठीक है, जो कि हो सकते हैं वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। जो भी हमारे देश का में जो लोग हैं वो क्या अर्न करते हैं, वेजेस, सैलरीज, ठीक है। नेक्स्ट इज रेंट, जो भी प्रॉपर्टी है, लैंड है, उसका हमें रेंट मिल जाता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, ठीक है, जो भी हमारे पास कैपिटल है वो हमें इंटरेस्ट अर्न करके देता है। और जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो इन चारों इनकम्स को सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है एज वेल एज क्लासिफाई करना है एज पर द फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी डिफरेंट टाइप्स की आपको इनकम दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, एस्टिमेट फैक्टर इनकम्स, ठीक है। ये भी आपको एस्टिमेट करना है। सो कैलकुलेट द टोटल इनकम अर्नड अंडर ईच कैटेगरी फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स, ठीक है। आपने एंटरप्राइजेस को सेक्टर्स में डिवाइड किया, वो सभी कैटेगरीज मिल करके जो आपको इनकम देती हैं वो आप पहले तो कैलकुलेट करेंगे और इसमें दोनों ही शामिल होगा, ठीक है। कैश एंड इन काइंड अगर कुछ पेमेंट मिल रही है तो वो भी इंक्लूडेड होगी। नेक्स्ट है मिक्स्ड इनकम को ऐड करना। नाउ व्हाट इज मिक्स्ड इनकम, जो भी हमारे देश में सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, दे कैन बी शॉपकीपर्स, फार्मर्स, टीचर्स, उन सभी की इनकम को बोला जाता है मिक्स्ड इनकम। इसे भी आपको
विदाउट एनी मिस्टेक इंक्लूड करना है, ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज सम अप ऑल इनकम्स, इन सभी को आपको ऐड करना है। देखिए, add all the factor income to get the net domestic product at factor cost, which is NDPFC, ठीक है। Next, what are we supposed to do next? Adjust for net factor income from abroad, add income earned from abroad, ठीक है। जो भी इनकम हमें फॉरेन कंट्रीज से मिलती है वो भी हमें ऐड करनी है, बट एट द सेम टाइम हमें जो पेमेंट करते हैं, ठीक है, उसको आपको सब्सट्रैक्ट करना है इन ऑर्डर टू गेट द नेशनल इनकम ऑफ एनी नेशन। नाउ देयर इज अ टेबल गिवन टू यू एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ठीक है, जहाँ पर पे आपको दोनों का डिफरेंस दिया गया है, किसका, इनकम मेथड का एज वेल एज वैल्यू एडेड मेथड का, ठीक है। तो यहाँ पर एड ऑल द फैक्टर्स इनकम अर्नड, इनकम मेथड सिंपली ये फॉर्मूला फॉलो करती है, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड में आप पहले तो एड वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फोकस, व्हाट इज द फोकस इन इनकम मेथड? द फोकस इज ऑन द इनकम अर्नड बाय ऑल द फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किया। वैल्यू एडेड मेथड में प्रोडक्शन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर जो है वो ऐड किया जाता है, ठीक है। नाउ अप्रोच, distribution side of economy, and here the approach is production side of the economy, ठीक है। coming back to income method, risk of double counting, less risk in income method। देखिए, ये ज़रूरी है कि इनकम्स जो है वो एक ही बार काउंट की जाए, आप किसी भी इनकम को दोबारा नहीं काउंट करेंगे, बट यहाँ पर वैल्यू एडेड मेथड में थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुली सब्सट्रैक्शंस करने पड़ते हैं। Next is usefulness, useful where income data is available। income method best काम करेगी जब आपको income का data clearly available हो। at the same time value added method में usefulness जो है it is based on the production, ठीक है, that is the factors of production। now what are the precautions which should be kept in mind while using the income method, ठीक है। income method जब आप यूज़ करते हैं नेशनल इनकम को डिराइव करने के लिए तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? फर्स्ट इज अवॉइड ट्रांसफर पेमेंट्स, जो भी पेमेंट्स हैं सच एज पेंशन, स्कॉलरशिप्स, डोनेशंस, दे शुड ऑल नॉट बी इंक्लूडेड, ओके। कीप इन माइंड कि ये सारे पेमेंट्स आप इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एक्सक्लूड विंडफॉल गेन्स। नाउ व्हाट आर दोज विंडफॉल गेन्स? अगर अचानक से कोई गेन हो जाता है जैसे कि लॉटरी, ठीक है, गिफ्ट्स, तो ये सारे आपको एक्सक्लूड करने हैं, ठीक है, ये भी कंसिडर नहीं करने हैं। नेक्स्ट इज इंक्लूड ओनली फैक्टर इनकम्स, जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, उसकी जो इनकम है वो सभी आप इंक्लूड करेंगे। ओनली फैक्ट इनकम्स अर्नड बाय contributing to the factors of production should be included, ठीक है। नेक्स्ट इज अवॉइड डबल काउंटिंग, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही इनकम हम 2 बार काउंट कर लेते हैं, बट ऐसा स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है बिकॉज ऑफ कोर्स इट विल नॉट गिव यू द राइट नेशनल इनकम। नेक्स्ट इज इंक्लूड imputed values, ठीक है, estimated values like rent of self occupied houses should be included। भले अगर कोई एक हाउस है जो आपने खुद ने ऑक्यूपाई करके रखी है, बट उसकी कुछ न कुछ जो वैल्यू होगी ना, मार्केट रेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट, दैट शुड बी इंक्लूडेड, ठीक है। एक्सक्लूड इलीगल इनकम्स, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज सच एज it can be gambling or any such things, it shouldn't be included, ठीक है, वो ऑफिशियल नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती है। नेक्स्ट इज कंसिडर नेट इनकम, यूज नेट वैल्यूज आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूरेट नेशनल इनकम के मेजरमेंट के लिए आपको नेट इनकम पर ध्यान देना है, मतलब सारी इनकम्स को आप ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे डिप्रिसिएशन, और जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट विल बी योर एक्चुअल नेशनल इनकम, ठीक है। नेक्स्ट इज conclusion, so let us conclude the entire answer. The income method is a simple way
to calculate national income by summing up all the earnings of the factors of production. ठीक है, different factors of production की जो भी incomes है उसको sum up करना है. It differs from the value added method in approach and focus, but both aim to measure the economic activities accurately. दोनों ही approach और focus में definitely अलग है, but इन दोनों का एक ही एम है, दैट इज कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक्यूरेटली मेजर करें. प्रॉपर प्रिकॉशंस आर नेसेसरी टू अवॉइड एरर्स एंड एंश्योर करेक्ट एस्टिमेशन. ठीक है, अब वैसे तो कोई भी मेथड अगर आप यूज़ करें, बी इट वैल्यू एडेड मेथड और बी इट इनकम मेथड, दोनों ही में कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस तो हैं ही. ठीक है, जैसे हमने इनकम मेथड के प्रिकॉशंस अभी डिस्कस की, तो उन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए ही आप करेक्ट एस्टिमेशन पर पहुंच पाएंगे. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. लेट अस डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन नाउ, व्हिच इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फॉर एन इकोनॉमी. डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एज वेल एज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पॉलिसी. लेट अस स्टार्ट. मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू द एक्शंस टेकन बाय अ कंट्रीज सेंट्रल बैंक. ठीक है, तो हम हमारी कंट्री का एग्जाम्पल लेके चलते हैं. हमारे लिए सेंट्रल बैंक है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कोई भी एक्शंस लेती है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, okay, and interest rates in an economy, so that actually comes from the monetary policy of a country. It plays a very important role in maintaining the economic stability and growth. ठीक है, ये जो monetary policy है वो किसी भी इकोनॉमी की हेल्प करता है. किस तरह से? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और साथ साथ में प्रॉपर ग्रोथ प्रोवाइड करता है. सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, महंगाई. ठीक है, हम सभी जानते हैं. तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह से हेल्प करती है? तो सबसे पहले व्हेन प्राइसेस राइज टू फास्ट द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द इंटरेस्ट रेट एंड रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ मनी टू मेक द बोरोइंग एक्सपेंसिव. चलिए ये हम ध्यान से समझते हैं कि जब महंगाई बढ़ने लगती है, ठीक है, तो क्या किया जाता है? तो एज पर द मॉनेटरी पॉलिसी प्राइजेस भी ऑफ कोर्स बढ़ेंगे. महंगाई का मतलब प्राइजेस बढ़ना. तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी? इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करेगी. अगर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया जाएगा तो बोरोइंग, दैट इज द लोन्स, दे विल बिकम वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है, क्योंकि लोन्स पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगने लगेगा तो लोग कम बोरो करेंगे पैसा. ठीक है, इस तरह से क्या होगा? जो मनी सप्लाई है मार्केट में वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा. दिस रिड्यूसेस द स्पेंडिंग एंड हेल्प्स प्राइसेस अंडर कंट्रोल. ठीक है, सिमिलरली ड्यूरिंग लो इन्फ्लेशन और जिसे कहते हैं डिफ्लेशन, द बैंक इंक्रीजेस मनी सप्लाई टू एनकरेज स्पेंडिंग. तो इसी का अपोजिट होता है डिफ्लेशन की सिचुएशन में, या जिसे बोलते हैं लो इन्फ्लेशन. ठीक है, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है इकोनॉमी में तो क्या किया जाता है? द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज द RBI, वो क्या करेगी? वो इंटरेस्ट रेट्स को डिक्रीज करेगी जिससे कि लोग पैसा बोरो करेंगे. ठीक है, जिससे हम चाहते हैं कि मनी सप्लाई जो है मार्केट में वो इंक्रीज हो और लोग स्पेंडिंग इंक्रीज करेंगे. अगर लोगों के पास पैसा होगा तो ऑब्वियसली वो स्पेंड करेंगे पैसा, जिससे इकोनॉमी में पैसा आएगा. ठीक है, नेक्स्ट, इट सपोर्ट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ. ऑब्वियसली, ठीक है, मनी सप्लाई को अगर हम इस तरह से सपोर्ट करते हैं एज पर द सिचुएशन तो वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है. By lowering the interest rates, the central bank makes loans cheaper for businesses and individuals. This encourages investment, production and job creation, which boosts the overall economy. Simply, जो second point हमने अभी discuss किया, ठीक है, कि जब RBI इंटरेस्ट रेट्स को कम करता है तो लोग ज़्यादा पैसा बोरो करना पसंद करते हैं. उनकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है बढ़ जाती है. तो जो भी पैसा आया है, ठीक है, वो कहाँ पर स्पेंड होगा? तो वो बिजनेसेस में स्पेंड होगा. ठीक है, लोग इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा नेचुरली. इस सारी चीज़ों से ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में जॉब्स बढ़ेंगी. ठीक है, जिसे कहा जाता है जॉब क्रिएशन. तो इन सभी चीज़ों से हमारी ओवरऑल इकोनॉमी बूस्ट होगी. ठीक है, उसको हेल्प मिलेगी. थर्ड इज monetary policy helps in maintaining financial stability. It ensures that banks and financial institutions
function properly and that there is enough liquidity in the system to avoid financial crisis. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम है मॉनेटरी पॉलिसी का. ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी ये पक्का ध्यान रखती है कि जो बैंक्स हैं या कुछ जो अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रॉपरली फंक्शन करे, जिससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी मेंटेन होती रहे, कैश फ्लो, ठीक है, वो मेंटेन होते रहना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन आ सकती है. फोर्थ, it helps in managing the exchange rates. Right now here we are talking about the foreign trade. ठीक है, by controlling the interest rates and money supply, the central bank can influence the value of country's currency in the international market, which affects exports and imports. अब exports and imports में हम जानते हैं कि जो एक्सचेंज रेट होता है वो बहुत ही मैटर करता है, हमारी करेंसी की, हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू बहुत ही मैटर करती है. तो यहाँ पर उसे भी मेंटेन करके रखना, ठीक है, उसे भी मैनेज करना मॉनेटरी पॉलिसी का ही काम है, जिससे कि फॉरेन ट्रेड होता रहे. ठीक है, बिकॉज इट ऑल्सो सपोर्ट्स अवर इकोनॉमी. Now let us see the objectives of monetary policy. First important objective is price stability. ठीक है, the primary goal is to control the inflation and keep the prices stable. Stable prices help people plan their expenses and saving better. Obviously अगर बहुत ही महंगाई बढ़ जाएगी तो it becomes very difficult for the people to survive. तो prices को राइज होने से बचाना, प्राइजेस को स्टेबल रखना वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है. अगर प्राइजेस स्टेबल होंगे तो कंट्री में जो भी लोग रह रहे हैं उन्हें बहुत ही हेल्प मिलेगी टू प्लान देयर एक्सपेंसेस एंड दे कैन ऑल्सो डू द सेविंग्स. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ में सी the monetary policy aims to promote steady and sustainable economic growth by encouraging investment and production. ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का एम है, ऑब्जेक्टिव है कि स्टेडीली इकोनॉमिक ग्रोथ को वो बनाए रखें, सस्टेनेबली उसे बनाए रखें. ठीक है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट्स और प्रोडक्शन में ऑटोमेटिकली हेल्प मिलेगी. नेक्स्ट इज फुल एम्प्लॉयमेंट. By supporting business activities, monetary policy helps create job opportunities and reduce unemployment. Obviously, जैसे ही इकोनॉमी में पैसा आएगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जॉब क्रिएशन में ही लगेगा. इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी और जॉब अपॉर्चुनिटीज अपने आप क्रिएट होंगी. नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई. इट एंश्योर्स that the amount of money in the economy is neither too much nor too little, maintaining the balance. This is the key point, students. ध्यान रखिए कि मॉनेटरी पॉलिसी का काम ही है कि बैलेंस मेंटेन करना. जो फ्लो ऑफ मनी है, ठीक है, वो इट शुडंट बी too much, it shouldn't be too less, because both can eventually in long run harm the economy. तो बैलेंस क्रिएट करना ही मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है. नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. द policy works to prevent the financial crisis by ensuring a healthy banking system and smooth functioning of the financial markets. ठीक है, जो भी of course RBI की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी बैंक्स काम करती हैं, तो उसका स्मूथ फंक्शनिंग, ठीक है, और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इंक्लूड हो गए. तो फाइनेंशियल मार्केट में ये जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो स्मूथली फंक्शन करती रहें, ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होता है मॉनेटरी पॉलिसी का. नाउ द लास्ट पॉइंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स स्टेबिलिटी. ठीक है, इट हेल्प्स मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स बाय इन्फ्लुएंसिंग द एक्सचेंज रेट्स एंड कैपिटल फ्लोज. ठीक है, जैसे हमने बात किया फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड में जो एक्सचेंज रेट्स हैं, अगर वो प्रॉपरली मेंटेन रहेंगे तो हमारे इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑब्वियसली प्रॉपरली चलते रहेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर भी जो पैसा चाहिए होता है, जो कैपिटल चाहिए होता है, उसका फ्लो, ठीक है, उसे मेंटेन करे रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फॉरेन ट्रेड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल in our economy. Now let us see the final lines. In simple terms, monetary policy is essential for keeping the economy stable, controlling inflation, ठीक है, promoting growth, ensuring financial security. ठीक है, इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लोली एंड स्टेडीली प्रमोट करते रहना, हेल्प करते रहना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बनाए रखना. All these are actually
aims or functions of a monetary policy. A well-managed monetary policy leads to a strong and balanced economy. ठीक है, अगर एक मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी तरह से मैनेज की जाए तो एक इकोनॉमी, किसी भी देश की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड रह सकती है. दैट इज एक्चुअली द टास्क ऑफ अ properly managed monetary policy. Now let us discuss the third question, which is discuss the concept of multiplier. What are its limitations? ठीक है, तो अब हम समझेंगे what is a multiplier and what are the limitations of this concept. The multiplier is an important concept in macroeconomics that explains how an initial increase in spending leads to a larger overall income in the increase in the national income. This idea was mainly developed by John Maynard Keynes. ठीक है, तो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट इजी लैंग्वेज में समझते हैं. तो जब भी लोगों की, ठीक है, किसी भी कंट्री में अगर लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है तो इससे ओवरऑल जो हमारी नेशनल इनकम है वो भी बढ़ती है. और इस आइडिया को मेनली डेवलप करने वाले या इस कॉन्सेप्ट को लाने वाले थे जॉन मेयार्ड केन्स. चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं. इन सिंपल वर्ड्स द मल्टीप्लायर शोज दैट व्हेन मनी इज स्पेंट इन एन इकोनॉमी it does not stop with one person. Instead, it keeps circulating and creates more income and employment. देखिए सिंपल बात है, अगर लोगों के पास पैसा होगा, उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो वो पैसा ऑफ कोर्स जब एक इंसान स्पेंड करता है तो वो उसी तक नहीं रह जाएगा, वो इकोनॉमी में सर्कुलेट करेगा. ठीक है, और जैसे ही पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट करेगा तो ये पैसा और भी इनकम क्रिएट करेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है, लोगों को उससे ये पैसा और भी पैसे में कन्वर्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और ये पैसा और भी स्टेजेस में पैसा ही अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, इससे नेचुरली जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज होगी. ठीक है, हाउ मल्टीप्लायर वर्क्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, सपोज द गवर्नमेंट इन्वेस्ट्स ₹100 crores in building roads. This money goes to workers, engineers, suppliers. These people then spend a part of their income on goods and services like food, clothes, etc. The shopkeepers who receive this money also spend a part of it. This process continues many times. देखिए, एक सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि सपोज गवर्नमेंट ने किसी एक बिल्डिंग किसी रोड्स के प्रोजेक्ट पे 100 करोड़ इन्वेस्ट किए. ठीक है, गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है जिससे कि हमारी कंट्री में रोड्स बने. अब ये पैसा जैसे ही गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी तो किन के पास जाएगा? वो जाएगा वर्कर्स के पास, इंजीनियर्स जो इन्वॉल्व होंगे, सप्लायर्स, ठीक है, जो कि जो चीज़ें हैं, सीमेंट वगैरह सारी चीज़ें सप्लाई करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए. ठीक है, तो जैसे ही पैसा इन लोगों के पास जाएगा, दीज पीपल विल ऑल्सो स्पेंड द मनी. वो सारा पैसा अपने पास तो रखेंगे नहीं, वो भी इकोनॉमी में पैसा डालेंगे, स्पेंड करेंगे. किसके पीछे स्पेंड करेंगे? अपने इनकम का हिस्सा गुड्स पे, सर्विसेज पे, लाइक फूड, क्लोथ्स. ठीक है, तो प्रोजेक्ट में तो पैसा जाएगा ही, साथ में वो ऑफ कोर्स उन्हें भी फूड की ज़रूरत होगी, क्लोथ्स की ज़रूरत होगी, उस पर भी पैसा स्पेंड करेंगे. ठीक है, तो ये पैसा अब पहुंच गया शॉपकीपर्स के पास. ठीक है, जिन्होंने फूड सेल किया होगा उन्हें, जिन्होंने क्लोथ्स सेल किए होंगे, तो शॉपकीपर के पास पैसा आ गया. अब ये शॉपकीपर्स भी अपनी ज़रूरत का सामान कहीं ना कहीं से तो खरीदते हैं, तो वो भी पैसा जो है इकोनॉमी में डालेंगे और ये पैसा शॉपकीपर्स के पास से भी अगेन कहीं और जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से पैसा सर्कुलेट होता रहेगा और ये जो एक सर्कल है दैट कीप्स ऑन, ओके, इट कंटिन्यूज मेनी टाइम इन एन इकोनॉमी. As a result, the total increase in national income becomes much larger than the original 100 crores. This is called the multiplier effect. तो actually government जब फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ किसी भी प्रोजेक्ट पे डालती है तो ये 100 करोड़ इस तरह से सर्कुलेट होते होते हमारी नेशनल इनकम को बहुत ही बढ़ा देते हैं. ठीक है, सो एक्चुअली जो नेशनल इनकम में इंक्रीज होता है वो इन 100 करोड़ से कहीं ही ज़्यादा होता है. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट, बिकॉज द money now in the economy multiplies. ठीक है, the size of the multiplier depends on the marginal propensity to consume, which means how much money spent out of the
एडिशनल इनकम, इफ पीपल स्पेंड मोर द मल्टीप्लायर इज लार्जर। देखिए एक और चीज़ यहाँ पर समझनी है कि ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो कैसे काम करता है। सो ये मल्टीप्लिकेशन कितनी इंटेंसिटी से कितना ज़्यादा होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उस पर, ठीक है, विच मीन्स हाउ मच पीपल स्पेंड आउट ऑफ एडिशनल इनकम, ठीक है, जो भी लोगों की एडिशनल इनकम है उसमें से लोग कितना स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि जितना ही स्पेंड किया जाएगा, जितना ही पैसा इकोनॉमी में जाएगा, उतना ही ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेट अस सी लिमिटेशंस। ऑफ कोर्स इस कॉन्सेप्ट के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो हैं ही। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स ऑन द कंजम्पशन behavior. The multiplier works effectively only when people are willing to spend. If people save more and spend less, the multiplier effect becomes weak. ऑफ कोर्स देखिए अगर लोग सारा का सारा पैसा अपने पास सेव करके रख लेंगे और स्पेंड नहीं करेंगे तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ कोर्स वीक हो जाएगा, इतना काम नहीं करेगा क्योंकि इकोनॉमी में पैसा नहीं आ रहा। नेक्स्ट इज लीकेजेस रिड्यूस इफेक्ट, ठीक है, सेविंग्स, टैक्सेस, import act as leakage in the economy, they reduce the flow of money and limit the multiplier effect. अब दूसरी चीज़ जो मल्टीप्लायर इफेक्ट को असर करती है वो है सेविंग्स, जो हमने पहले भी डिस्कस किया फर्स्ट पॉइंट पे, बट एट द सेम टाइम टैक्सेस भी पे करने होते हैं। अगर कोई भी कंट्री इंपोर्ट्स में पैसा डालता है, ठीक है, तो वो पैसा बाहर जा रहा है, राइट, इंपोर्ट्स में, तो ये दोनों चीज़ें भी दे वर्क एज लीकेज इन अवर इकोनॉमी, और इससे जो फ्लो ऑफ मनी है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है और हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट भी कम काम करेगा। Next is full employment situation. If the country is already at full employment, an increase in spending will not increase the output. Instead, it will lead to inflation. अगर किसी भी इकोनॉमी में employment is at the full level, okay, is at the topmost level, तब यहाँ पर देयर विल बी ए चेंज। तो उससे स्पेंडिंग में जब इंक्रीज आता है तो एक्चुअली आउटपुट नहीं बढ़ता है बट इन्फ्लेशन ज़रूर बढ़ जाता है। बट देखिए रियल इकोनॉमी में ऐसा होता नहीं है कि किसी भी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है, ये एक्चुअल सिचुएशन इज़ नियर टू इम्पॉसिबल, बट स्टिल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर किसी भी कंट्री में ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट ही एग्जिस्ट करती है और ऐसे सिचुएशन में अगर स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, लोग ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, तो उससे एक्चुअली आउटपुट कोई ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है बट उससे महंगाई बढ़ती जाएगी, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास पैसा है, वो स्पेंड कर रहे हैं, तो वो चीज़ों की डिमांड को इंक्रीज़ करेगा, और चीज़ों की डिमांड अगर इंक्रीज़ होंगी तो ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली उनकी प्राइजेस भी इंक्रीज़ होंगी और विच विल लीड टू इन्फ्लेशन। Time lag. The multiplier process does not work instantly. It takes time for income to circulate and create further spending. ये तो बहुत ही लॉजिकल है। देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीप्लायर इफेक्ट इंस्टेंटली काम नहीं कर सकता क्योंकि जहाँ से भी पहले पैसा फ्लो होना स्टार्ट होता है तो इट टेक्स टाइम टू सर्क्यूलेट। हर एक लेवल पे पैसा जब सर्क्यूलेट होता है, यू नो, इट रीचेस टू पीपल बट इट टेक्स टाइम, ठीक है, सो इट इज़ a time consuming process. Availability of goods. If goods and services are not available in sufficient quantity, the increased demand will only raise the prices, not output. ये भी बिल्कुल सिंपल है। देखिए अगर गुड्स या सर्विसेज अवेलेबल ही नहीं है लेकिन लोगों के पास पैसा पहुंच चुका है, ठीक है, सर्कुलेट होते होते, बट अगर गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल ही नहीं है तो क्या होगा, जो भी चीज़ें कम होती है, राइट, उनकी डिमांड हो गई ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा है, चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली अगेन प्राइजेस बढ़ जाएंगी, ये भी इन्फ्लेशन को ही लीड करेगा, ठीक है, इससे आउटपुट तो नहीं बढ़ेगा बट चीज़ों की प्राइस ज़रूर बढ़ जाएगी। Assumption of constant MPC. The theory assumes that the MPC remains constant, which is not always true in the real life. ठीक है, in the real market situation, it is not true. Conclusion. The multiplier is a powerful concept that explains how small investments can create large increase in income and employment. ठीक है, ये multiplier concept बहुत ही powerful है, ठीक है, कैसे? क्योंकि वो हमें सिंपली बताता है कि अगर थोड़ा सा भी पैसा इकोनॉमी में डाला जाता है तो वो कैसे इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाता है, ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और इनकम में इंक्रीज होगी ही होगी। हाउएवर इट्स इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन वेरियस रियल वर्ल्ड कंडीशंस, ठीक है, लेकिन ये कितना इफेक्टिव है
ओके, दैट डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स, जो कि एक है स्पेंडिंग हैबिट्स, लोगों को स्पेंड करना पड़ेगा, अगर वो सेव करके रखेंगे इट डजंट वर्क। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, क्या गुड्स अवेलेबल है भी कि नहीं, ठीक है, दैट ऑल्सो मैटर्स। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, कि अगर सर्विसेज और गुड्स अवेलेबल ही नहीं है तो डिमांड है, ठीक है, तो उससे तो इन्फ्लेशन ही आएगा, क्योंकि उससे आगे जो है पैसे का फ्लो जा नहीं पा रहा है, लोग स्पेंड करना चाहते हैं बट गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल ही नहीं है, तो वो कैसे ही स्पेंड करेंगे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट, इफ़ वी कंक्लूड, अगर हम कंक्लूजन में कहें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो ऑफ कोर्स हमें बताता है कि कैसे द फ्लो ऑफ मनी एक्चुअली ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी, ठीक है, वो मल्टीप्लाई होता है और हमारी नेशनल इनकम डेफिनेटली बढ़ती है, बट उसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है, जो हमें कंसिडर करने पड़ेंगे व्हेन वी स्टडी द मल्टीप्लायर इफेक्ट। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन which is about discuss Keynes' theory of demand for money, ठीक है। Now we are going to talk about the same economist, John Maynard Keynes. He had come up with a theory which is about demand for money, ठीक है। Keynes' theory of demand for money, given by the economist John Maynard Keynes, explains why people like to keep money with them instead of investing or spending it. According to him, people demand money for three motives: transaction motive, precautionary motive and speculative motive. देखिए, इकोनॉमी में पैसा, ठीक है, लोगों को पैसा क्यों चाहिए होता है, तो वो उसके थ्री रीजंस होते हैं दैट पीपल डिमांड मनी, राइट, दे नीड मनी। सो व्हाई वुड पीपल नीड मनी? फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, नेक्स्ट इज फॉर द प्रिकॉशनरी मोटिव एंड द थर्ड वन इज द स्पेक्युलेटिव मोटिव। बट एट द सेम टाइम इस थियोरी में ये बताया गया है कि कई बार ऐसा भी होता है कि लोग पैसा स्पेंड करने के बजाय अपने पास रखना भी पसंद करते हैं, राइट, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली इन्वेस्टिंग और स्पेंडिंग इट। देयर कैन बी रीजंस जिसकी वजह से लोग पैसा अपने पास रखते हैं, बट हाँ वो खर्च भी करते हैं। तो देयर आर थ्री मोटिव्स फॉर स्पेंडिंग द मनी। फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन मोटिव, ये हम सभी इजीली समझ पाएंगे बिकॉज वी ऑल रिलेट टू इट। People need money for their daily expenses like buying food, paying bills. This is called the transaction motive. The demand for money here depends on the income. ठीक है, तो पहले तो ट्रांजैक्शन मोटिव नाम से ही पता चल जाता है, ट्रांजैक्शंस के लिए देर आर वेरियस थिंग्स विच वी नीड ऑन आवर डेली बेसिस. इट कैन बी फूड, इट कैन बी पेइंग आवर रेगुलर बिल्स, इट कैन बी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, राइट, वी नीड मनी. Here the demand for money depends on income, of course. If a person earns more, they will spend more, so they will need more money. Thus transaction demand is directly related to income. अब देखिए, जितना भी इनकम एक इंसान की है, ठीक है, जितनी भी ज़्यादा इनकम है उतना ही ज़्यादा स्पेंड भी करेगा इन्हीं चीज़ों पे, कपड़ों पे, ठीक है, खाने पे और एक्सपेंसेस पे. तो ये जो ट्रांजैक्शन मोटिव है, जो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए जो पैसा है वो हमें उतना ही चाहिए होगा जितनी हमारी इनकम है. अगर ज़्यादा इनकम है किसी भी पर्सन की तो वो ज़्यादा स्पेंड करेगा इन्हीं चीज़ों पे, राइट. Next is precautionary motive. People also keep some extra money for unexpected situations such as illness, accidents, emergency. This is known as precautionary motive. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नाम अगर आप याद रखेंगे तो आप डायरेक्टली कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे. कभी ना कभी हम सब ने ये किया होगा, रियल लाइफ में भी हम देखते हैं कि हम सारा पैसा ऑफ कोर्स खर्च नहीं करते, कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के लिए हम हमारा पैसा बचा कर रखते हैं. सो इट कैन बी फॉर इलनेस, इट कैन बी फॉर एन एक्सीडेंट, इन केस एनी इमरजेंसी अराइव्स. वी डू कीप सम एक्स्ट्रा मनी एंड वी नीड, राइट, देयर इज अ डिमांड फॉर मनी, देयर इज एन एक्स्ट्रा डिमांड फॉर मनी फॉर दीज अनफोर्सीन सिचुएशंस. ठीक है. हायर इनकम मीन्स पीपल कैन सेव more for safety, so the precautionary demand also increases with income. ये भी सेम ही चीज़ है, जितना ज़्यादा इनकम होगी किसी भी इंसान की वो उतना ही ज़्यादा पैसा बचा के रखेगा for these unforeseen situations. ठीक है. Next is speculative motive. This is the most important part of the Keynes theory. People hold money to take the advantage of the future changes in interest rates or prices of bonds. अब यहाँ पर अब ध्यान से देखिए, if the interest rates are low,
people expect them to rise in the future, which may reduce bond prices. So they prefer to hold money instead of bonds. अब देखिए स्पेक्युलेटिव मोटिव में लोग हमेशा, ठीक है, जो चेंजेस हो रहे हैं इकोनॉमी में उसका एडवांटेज लेना चाहते हैं, इसीलिए वो पैसा अपने पास होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो लो है, ठीक है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट बड़े लो चल रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, वो सोचेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे, स्पेक्युलेट करेंगे कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं प्राइजेस जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, ठीक है, वो तो बढ़ने वाले हैं ही, तो चलो ठीक है मैं क्या करूँगा, मैं पैसा संभाल के रखता हूँ, एंड देन व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स विल इंक्रीज तब मैं जा कर के बॉन्ड्स खरीद लूँगा या ऐसे कुछ चीज़ खरीद के मैं फ़ायदे में रह सकता हूँ। तो उस टाइम पे वो लोग क्या करेंगे, वो पैसा होल्ड करके रखना चाहेंगे और बॉन्ड्स में उस टाइम पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ़ इंटरेस्ट रेट्स आर हाई पीपल इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स टू अर्न मोर रिटर्न्स एंड होल्ड लेस मनी। ऑफ कोर्स इसकी ही अपोजिट सिचुएशन है, अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में हाई चल रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो तुरंत पैसा लगा देंगे जिससे उन्हें ज़्यादा फायदा हो, बॉन्ड्स खरीद के रखेंगे, बॉन्ड्स को होल्ड करेंगे इंस्टेड ऑफ कीपिंग द मनी विद देम, ठीक है। नेक्स्ट इज thus speculative demand is inversely related to the interest rate. High interest rate, low demand for money. High interest rate होगा तो जैसे हमने डिस्कस किया सारा का सारा पैसा डाल दिया जाएगा, ठीक है, किसमें, बॉन्ड्स में, तो उस वक्त उन्हें पैसा नहीं रखना है अपने पास, ठीक है। सो लो डिमांड फॉर मनी, लो इंटरेस्ट रेट, हाई डिमांड फॉर मनी। लो इंटरेस्ट रेट मतलब वो क्या करेंगे, वो तब इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो अपना पैसा बचा कर रखेंगे, होल्ड करेंगे और वेट करेंगे इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज होने में, तो तब होगा हाई डिमांड फॉर मनी, राइट। दे वुड नीड द मनी, दे वुड कीप इट विद देमसेल्व्स। नेक्स्ट इज की फीचर्स ऑफ द थ्योरी। Total demand for money is equal to transaction plus precautionary plus speculative demand, ठीक है। लोगों को पैसा क्यों चाहिए, 3 डिफरेंट मोटिव्स के लिए, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव, ठीक है। नेक्स्ट इज इनकम इफेक्ट्स द ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी डिमांड। ऑफ कोर्स हमने आगे देखा कि जितना ही ज़्यादा एक पर्सन की इनकम होगी उतना ही ज़्यादा वो ट्रांजैक्शंस में स्पेंड करेगा, उतना ही ज़्यादा वो पैसा बचा के रखेगा फॉर द प्रिकॉशनरी मोटिव्स। इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट्स द स्पेकुलेटिव डिमांड, ऑफ कोर्स, ठीक है। स्पेकुलेटिव डिमांड के लिए जितना भी पैसा एक इंसान होल्ड करके रखता है वो एंटायरली डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट्स पे। मनी इज़ नॉट जस्ट फॉर स्पेंडिंग बट ऑल्सो फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ऑफ कोर्स स्पेंड तो इंसान करता ही है, जैसे ट्रांजैक्शन के लिए स्पेंड किया, बट एट द सेम टाइम वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जहाँ पर हम बात करेंगे स्पेकुलेटिव मोटिव, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी पैसे की डिमांड होती है। नाउ टू कंक्लूड, Keynes' theory shows that people demand money not only for the daily use but also for safety and future opportunities. Safety तो बात हो गई precautionary motive की, future opportunities तो बात हो गई speculative motive की. It highlights the role of income and interest rates in determining how much money people want to keep. Obviously, हमारी income कितनी है और interest rates कितने चल रहे हैं, ये दोनों की फैक्टर्स है जिससे डिसाइड होगा कि लोग कितना पैसा उनके पास रखना चाहते हैं या तो इवन स्पेंड करना चाहते हैं। दिस थियोरी इज इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ मॉनेटरी पॉलिसी वर्क्स इन एन इकोनॉमी, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थियोरी जिससे हमें पता चलता है, जो हमने आज ही के वीडियो में पढ़ा, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे वर्क करेगी। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि लोग स्पेंड कैसे करते हैं पैसा, जो कि हमें बताता है केन्स इन द थियोरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। तो यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आई रियली होप कि आपको आज के क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। जो भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आज क्लियर किए गए वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सी द वीडियो as many times as you need and try to understand the concepts. अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।